हाय एवरीवन, आई एम योर आदित्य सर। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे डी फार्म सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट का। जी हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छे तरीके से बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसके स्कोप के बारे में पढ़े थे। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके स्कोप को समझाए थे और आपको सेल्स के बारे में बताए थे। क्या पढ़े थे? थोड़ा सा अगर रिवाइज किया जाए, देखा जाए तो देखते हैं। तो अब पिछले वाले क्लास में क्या होता है बायोकेमिस्ट्री, उसको अच्छे डिस्कस किए थे। स्कोप को डिस्कस किए थे। क्या स्कोप होता है बायोकेमिस्ट्री का? 3 हेडिंग बताए थे, मेडिकल फील्ड, क्लिनिकल लेबोरेटरी और न्यूट्रिशनल साइंस, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप आइएगा उदित फार्मेसी के चैनल पे, वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको पहला पार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, जैव रासायनिक संगठन के बारे में बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। जिनमें हम सेल के बारे में बताए थे, जो कि आप बेसिक तरीके से 11th-12th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। किस तरह से एक एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन आपके ऑर्गेनियम बनते हैं, जीव बनते हैं। ठीक है, जिसको आप बहुत अच्छे से देख चुके होंगे। अब बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, जैव रासायनिक संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, ऑर्गेनल्स हैं, ये क्या होता है हमारे लिविंग सेल्स में। ठीक है, लिविंग सेल्स में, जीवित कोशिकाओं में जो भी केमिकल कंपोनेंट्स, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनका इंटरेक्शन अरेंजमेंट सिस्टमेटिक तरीके से जो होता है, वही बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से हमारे लाइफ को सस्टेन बनाते हैं, अच्छे तरीके से हमारे लाइफ में, मतलब जो भी सेल्स होते हैं अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स, आयन और ऑर्गेनल्स, ये जो केमिकल कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से अरेंज हो रहे हैं, यही कहीं ना कहीं बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। क्वेश्चन कैसा आया हुआ था अभी रिसेंटली में 2025 का पेपर देखे थे हम कल या परसों में, तो बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन आया था। बायोमॉलिक्यूल्स के वहां पे एग्जाम्पल पूछ लिया था। ये आरजीपीबी, मध्य प्रदेश आरजीपीबी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था, जो आपको पढ़ाए थे डायरेक्ट कि बायोमॉलिक्यूल्स के एग्जांपल क्या क्या हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। एक तरह का ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि दैट आर एसेंशियल टू लाइफ, लाइफ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इट इंक्लूड, इसके एग्जांपल क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है। यही सब तो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताए थे बायोमॉलिक्यूल्स, आयंस और ऑर्गेनल्स, जिसमें से बायोमॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। ठीक है, तो सब पढ़ा दिए थे। अगर नहीं देखे तो लेक्चर को देखिएगा, वहां डिटेल्स में बताए हुए हैं। इनऑर्गेनिक कुछ आयंस और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको बताए थे ORS का घोल पिए है ना, बिल्कुल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिहाइड्रेशन, डायरिया अगर आपको हुआ होता है, पानी की कमी हो जाए, फ्लूइड की कमी हो जाए, तो बहुत तेजी से रिचार्ज कर देता है आपको। तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फास्फोरस और फास्फेट, ये सब आयंस आपको बता चुके थे। ठीक है, आयंस एंड मिनरल्स। इसके बाद कुछ एमसीक्यू कराए थे जिसका आप बहुत अच्छे से आंसर दिए थे। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड लाके आए हुए हैं। इसमें कुछ और आगे की बात करेंगे और पूरे चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 1 के अगर सिलेबस की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी देख चुके हैं, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम बायोमॉलिक्यूल्स को देखे, आयंस एंड मिनरल्स को देखे। अब आइए थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स को भी कवर करते हैं, मतलब कोशिका अंगक को भी। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में कोशिका अंगक कहते हैं, आइए देखते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में तो बहुत सारे आते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ाएंगे। जो आपके लिए सफिशिएंट है, आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे गए हैं, बस वही आपको बताएंगे और मैक्सिमम बार यही पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो पहला आपको बता रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। जी हाँ, कोशिका झिल्ली जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल जो कोशिका होती है उसका आउटर कवर होता है, बाहरी जो लेयर होता है वो होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हमें बाहरी वातावरण से कहीं ना कहीं ये क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग रखता है, हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो सेल होती हैं, सेल का ये क्या करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सेल का आउटर कवर होता है। जैसे कि आपको दिखा दे, यहां से देख पाइए। ठीक है,
ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसका आउटर जो कवरिंग है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली जो होता है, झिल्ली टाइप का, ठीक है। तो क्या करता है ये, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। अब हमें समझ में आ रहा है कि कवर, अगर कोई चीज कवर की बात हो रही है तो कवर का मतलब क्या, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है जो सेपरेट करता है दैट इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर क्या है, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब सेल के अंदर जो भी मतलब सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उनको कहीं ना कहीं सेपरेट करता है, अलग करता है, बाहरी वातावरण से बचाता है, ठीक है। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द सेल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल को प्रोटेक्ट करने में, मेंटेनिंग इट्स शेप, इसके शेप, इसके आकार को बनाए रखने में, एंड रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। यह क्या करता है कि शेप को मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है सब्सटेंस, जो भी पदार्थ होते हैं वो किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब सेल के अंदर क्या आ रहे हैं, इन मतलब आना और आउट मतलब जाना, सेल के अंदर क्या आ रहे हैं, क्या बाहर जा रहे हैं, सबको ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं पहरेदारी करता है कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करता है सेल को बहुत अच्छे तरीके से कि इसके अंदर क्या जा रहे हैं, क्या बाहर आ रहे हैं, अच्छे तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये बचाता है, ओके। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सारे क्या बोलते हैं, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सारी चीज प्रेजेंट होते हैं, ओके। न्यूक्लियस हो गया। तो ये देखिए इसका जो आउटर लेयर होता है वही सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फास्फोलिपिड का। इसी को जूम करके बनाया गया तो कुछ ऐसे देख पाए होंगे, फास्फोलिपिड वसा, ठीक है, कहीं ना कहीं फास्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। अब देखिए फास्फोलिपिड का बना होता है तो इसमें कई सारी चीजें हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है बताएंगे। तो दो फेज होता है, एक टेल वाला, एक हेड वाला, मतलब ये पूंछ होता है, एक सिरा होता है। तो ये इसको हाइड्रोफोबिक हेड बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो पानी से प्यार करे। तो जाहिर सी बात है जो इसका आउटर लेयर होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, फ्लूइड ही होता है, पानी होता है, तो पानी के साथ अच्छा अटैक करता है। लेकिन जो अंदर होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ये पानी से क्या होता है, दूर रहता है, ठीक है। तो दो तरह का होता है इसका जो फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन जो होता है फास्फोलिपिड का बना होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब आपको इसका डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, इजी डायग्राम है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है डायग्राम में, आपको बस इस तरह से बीच में बनाना है। ये आपका क्या है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ये आपके कोलेस्ट्रॉल हैं, ये बीच में आपका प्रोटीन है, ठीक है, बीच में आपका प्रोटीन है, और ये आपका फास्फोलिपिड है, जहाँ के ये हेड वाला पार्ट है और अंदर वाला जो है टेल वाला पार्ट है, ठीक है। तो यही आपका है पूरा फास्फोलिपिड, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फास्फोलिपिड का बना होता है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे बना सकते हैं डायग्राम को, ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप इसको अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर आप ट्राई करेंगे तो इसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको इस तरह से बनाएंगे, उसके बाद आप प्रोटीन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दीजिएगा, प्रोटीन को बना दीजिएगा, ठीक है। हमारी डायग्राम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है ना, तो डिजिटल बोर्ड करें, ये पेन टैब है इसलिए प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है, लेकिन हाँ आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, या बोर्ड होता तो आपको अच्छे से बना के डिजाइन को दिखाते, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा फास्फोलिपिड का, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आया है। तो आप प्रॉपर तरीके से इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। ये आपके क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरह से आप बना करके, सॉरी ये आपके कार्बोहाइड्रेट है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट है, और बाकी जो आपका ये प्रोटीन है इसको लिख दीजिएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजें आप मेंशन करके अच्छे से बना लीजिएगा डायग्राम में, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा, सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, यही आपके चैप्टर नंबर 1 में है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे, इट कंट्रोल व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए लैंग्वेज बहुत इजी है जिसको आप समझ सकते हैं, तो आप इंग्लिश से बहुत परेशान मत होइएगा। इट कंट्रोल या नियंत्रण करता है, ठीक है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, व्हाट गोज इन क्या अंदर आ रहा है, एंड आउट ऑफ द सेल सेल के बाहर क्या जा रहा है, क्या अंदर आ रहा है, उसको ये नियंत्रण करता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द इनसाइड ऑफ द सेल, वही बात लिखा हुआ है, ये प्रोटेक्ट करता है कि सेल के अंदर क्या आ रहा है, उसको ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा लिखा इट हेल्प द सेल टू टॉक टू अदर सेल यूजिंग स्पेशल सिग्नल। ये जो होते हैं मदद करता है कोशिकाओं को अदर कोशिकाओं से बात करने में, अदर सेल से बात करने में एक स्पेशल सिग्नल का यूज करके, ठीक है। जैसे सेल जो होते हैं एक स्पेशल सिग्नल का यूज करके आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिससे अच्छे से ये वर्क कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इट हेल्प्स टू मूव फूड। यह क्या करता है, मदद करता है भोजन को, क्या करता है, फूड को मूव करने के लिए, वाटर को मूव करने के लिए एंड वेस्ट को मूव करने के लिए इन द राइट डायरेक्शन। सही जगह पे पहुंचाने के लिए ये फूड हो गया, वाटर हो गया, ये वेस्ट हमारे बॉडी में जो होता है उसको मूव करने के लिए इसमें हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट हेल्प द बॉडी रिकॉग्नाइज इट्स आउट सेल। या मदद करता है बॉडी को कि खुद के सेल को पहचानने के लिए। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, तो इट हेल्प द बॉडी रिकॉग्नाइज इट्स आउट सेल, खुद के सेल को पहचानने में मदद करता है। विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइटिंग जर्म, जो कि महत्वपूर्ण होता है जर्म से फाइट करने के लिए। हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज पाया जाता है, हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन अगर आ रहे हैं तो एंटीबॉडी उससे पहले फाइट करता है, पता लगाता है, उससे फाइट करता है। इसीलिए जो लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग किए हुए हैं उनको जल्दी बुखार नहीं चढ़ता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि मदद करता है अपने बॉडी को रिकॉग्नाइज इट्स आउट सेल, खुद को सेल को पहचानने की। अगर दूसरा कोई आएगा तो उससे क्या करेगा, पता लगाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तो खुद को सेल के पहचानने की कोशिश करता है। विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइटिंग जर्म, जो कि फाइटिंग जर्म, जर्म मतलब माइक्रोब, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, इनसे फाइट करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। It keeps everything balanced inside the cell. It keeps everything balanced inside the cell. सेल के अंदर सब कुछ ये क्या होता है, प्रत्येक चीजों को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर प्रत्येक जो जितने भी सब्सटेंस है उसको ये संतुलित बनाए रखता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ कुछ पॉइंट लगे हैं, पॉइंट लिखे हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डायग्राम देख लीजिएगा। फास्फोलिपिड का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का चैन होता है यहाँ पे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और आपके क्या होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं, मेम्ब्रेन के प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन या प्रोटीन मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। इजी डायग्राम है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखिए सेल ऑर्गेनल्स में हम दूसरा बात करते हैं। पहला आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बता दिए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 2024-2023 में आपसे पूछा गया है बीटीई यूपी में, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल, जो कि मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बीटी यूपी 2024 में कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज दे प्रोवाइड एटीपी। ये एटीपी प्रोवाइड कराता है जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे एनर्जी को कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंस केमिकल्स होते हैं जो हमारे एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलते हैं। तो दे प्रोड्यूस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो कोशिकाओं का कह सकते हैं मेन एनर्जी करेंसी होता है, ठीक है, ऊर्जा मुद्रा जिसको कहते हैं कि मेन ऊर्जा मुद्रा होता है ये, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। ये आपकी कोशिका का मेन जो एनर्जी ऊर्जा मुद्रा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, स्ट्रक्चर बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसके भी बहुत इजी हैं। एक मिनट, स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है लेकिन बता रहे हैं। ये पेन टैब है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। कॉपी वगैरह में आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। कॉपी वगैरह बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जिससे आप अच्छे से बना ले जाइए, ठीक है। कुछ ऐसे बनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसे बनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? यहाँ का मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, ये मैट्रिक्स होते हैं। ये आपके जो अंदर वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ओके, बाकी आप देख के लिख लीजिएगा। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं अंदर वाले, ये आपके बाहर वाले आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं, झिल्ली होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। कितने? डबल। एक आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल अंदर वाला माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और दूसरा आपका बाहर वाला।
बस ये डायग्राम बना लीजिएगा, या फिर आप ये डायग्राम, दोनों में से जो डायग्राम इजी लगेगा आप दोनों डायग्राम में से किसी एक को बना लीजिएगा, जो कि ये बहुत इजी है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स होता है, कुछ का अंगक होता है, ठीक है। ये एटीपी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कोशिका का मेन ऊर्जा मुद्रा इसके कहते हैं, ठीक है। चलिए, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या है? तो प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी थ्रू एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एरोबिक रिस्पायरेशन आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में कि किस तरह से हम ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के साथ, ये आपके ये आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस तरह से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है, ये आप वहां पे सीख पाएंगे। तो वही लिखा है कि प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी थ्रू एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू, एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू ये क्या करता है? एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमें देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। हेल्प इन द क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब ये क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी मदद करता है। अब ये सब आगे पढ़ेंगे आप कि जो क्रेब्स साइकिल है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, एरोबिक रिस्पायरेशन है, ये एक तरह का पाथवे है, ठीक है। सब पाथवे हैं जो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स, मतलब जो कंपोजिशन स्टेट मतलब अरेंज हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे जो भी आपके फंक्शन वर्क कर रहे हैं, तो इनका पूरा एक साइकिल होता है, इनका एक पाथवे होता है, तब वर्क करते हैं, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं या फिर हम पानी पी रहे हैं, फिर देखिए यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है पानी, कैसे आ रहा है, ठीक है। वो एक्चुअल पानी रहता है, लेकिन उसके कुछ पाथवे हैं, वो प्रोसेस पूरा है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से आगे पढ़ना है। अभी बस इतना जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में थ्रू एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू, ठीक है। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया। स्टोर कैल्शियम आयन फ्रॉम सेल सिग्नलिंग, ठीक है। कैल्शियम आयन को क्या करता है? स्टोर करता है सेल सिग्नल के लिए, ठीक है। कंट्रोल सेल डेथ, जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं, सेल डेथ को भी कंट्रोल करता है। जितने टर्म लिखा है सब कहीं ना कहीं आगे चैप्टर में पढ़ना है, तो आगे के चैप्टर पढ़ते जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अभी बस आपको बता दे रहे हैं जितने बेसिक चीजें, जिससे आप थोड़ा समझ पाए कि ये क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो पाथवे होता है, मेटाबॉलिक पाथवे, उसमें मदद करता है, एनर्जी देता है एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू, और कैल्शियम आयन को स्टोर करता है फॉर सेल सिग्नल। सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सेल आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनको पता होता है कि उनका वर्क कैसे होना है, ठीक है। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन एंड एंजाइम, कुछ प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस में, उसको बनाने में मदद करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मतलब कुछ प्रोटीन और एंजाइम को सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन और एंजाइम को बनाने में, उनको सिंथेसिस करने में मदद करता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है, एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एंड कैन रेप्लिकेट, ये कभी भी क्या होता है? इसका पुनरावर्ती इसका आ सकता है, इसके पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मतलब ये खुद से पुनरावर्ती हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट है, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक जो फंक्शन थे, जिसको आप अच्छे से समझ पाए, डायग्राम को समझ पाए, और इसके सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा समझ पाए। क्यों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? क्योंकि ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है, जो मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, ठीक। चलिए, अब देखिए, ये आपका शायद बीटीई, ये आपका बीटीई यूपी शायद 2023 या 24 का पेपर है, 23 या 24 का पेपर है, देखना पड़ेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, जो पूरा पहले पढ़ाए थे, देखिए पार्ट ए में आपको शायद दिख ना रहा होगा, थोड़ा ब्लर आया, हम बता रहे हैं। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ए स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। अब आपको बताना है बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसको स्कोप क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे से इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा चुके हैं, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं और फंक्शन भी बता दिए हैं, ठीक है। फंक्शन भी अभी आपको पढ़ाए हुए हैं, तो देखिए दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दो क्वेश्चन, पहला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन भी बता दिए कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद करता है, कैल्शियम आयन को ये स्टोर करता है, सेल डेथ को करने का, सेल डेथ जो एपोप्टोसिस होता है उसको नियंत्रण करता है। ये सारे इसके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन देखिए, पार्ट बी में फिर पूछा गया है। पार्ट बी में क्या पूछा है कि व्हाई इज द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्यों बताया, क्यों कहते हैं, मतलब क्यों, अभी आप क्या बताया गया था, बिकॉज, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी, बिकॉज दे प्रोड्यूस एटीपी, या दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एटीपी को फॉर्म करता है, एनर्जी मतलब एनर्जी को फॉर्म करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी कह सकते हैं कि एक तरह का सब्सटेंस होता है जो एनर्जी को बैलेंस करके चलता है,
ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो एटीपी के फॉर्म में कहीं ना कहीं एनर्जी देता है, जो मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, इसलिए कहते हैं। बस यही लिखना था, व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये आया हुआ है। बाकी क्वेश्चन को आगे पढ़ाएंगे, आगे देखिएगा, आगे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बात नहीं आता है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको हम समझा दिए। अब नेक्स्ट जो हमारा जो आपका सेल ऑर्गेनल्स है, पहला सेल मेम्ब्रेन बता दिए, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा जो लास्ट है आपका राइबोसोम। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ए राइबोसोम इज ए टिनी सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स दैट वर्क लाइक ए प्रोटीन मेकिंग मशीन। राइबोसोम जो होता है टिनी सेल स्ट्रक्चर होता है, छोटा सेल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनल्स होता है, दैट वर्क लाइक प्रोटीन मेकिंग मशीन, ये ऐसे काम करता है जैसे प्रोटीन मेकिंग मशीन। जी हाँ, राइबोसोम को हम एज ए प्रोटीन मेकिंग मशीन या प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री या प्रोटीन मेकिंग मशीन कहते हैं हम राइबोसोम को। इट रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम mRNA मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है एंड जॉइन अमीनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन और अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड, कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। तो क्या करते हैं, एंड जॉइन अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड में जुड़ते हैं टुगेदर साथ में टू फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन से। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं mRNA के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। अब एक कॉन्सेप्ट और आ गया, ये mRNA क्या आ गया, डीएनए क्यों नहीं। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, स्टोर करता है, आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है और बच्चों से माता पिता में भेजता है। ठीक है, उनके व्यवहार को, उनके कैरेक्टर को माता पिता में भेजता है। लेकिन जो आरएनए होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, इसलिए यहाँ पे आरएनए लिखा गया है कि आरएनए के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, रीड करके कहीं ना कहीं ये अमीनो एसिड के साथ जुड़ करके प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। ठीक है, दो तरह के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। जो 70S वाला होता है दो सब यूनिट में टूटता है, एक 50S हो गया और एक हो गया 30S। ठीक है, और 80S वाला जो राइबोसोम है वो दो यूनिट में टूटता है, एक आपका 60S हो गया और आपका 40S हो गया। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए राइबोसोम कहाँ है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो राइबोसोम कहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है आपका, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है राइबोसोम का जिसको आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाइएगा। ये लार्ज सब यूनिट है, ये आपका लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, दो यूनिट में टूटता है ना, एक लार्ज वाला एक स्मॉल वाला। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिएगा। कैसे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम इसका बहुत ईजी है जिसको आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, हमारे डायग्राम उतने अच्छे से तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन आप लोग बनाइएगा, इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। हमारे डायग्राम उतने अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन हाँ कोशिश किया जा सकता है, कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। और एक ऐसे और बना दीजिएगा, एक ऐसे और बना दीजिएगा जो आपके स्मॉल सब यूनिट हैं। ठीक है, ये आपके लार्ज हैं, ये आपके लार्ज सब यूनिट होते हैं और ये आपके क्या है, स्मॉल सब यूनिट होते हैं। डायग्राम बनाना है, यही आपका क्या है, राइबोसोम है। यही आपके क्या है, राइबोसोम है, जिसको आप अच्छे से डायग्राम बनाइएगा अपनी कॉपी में। अब देखिए दो चीज आपके लार्ज स्मॉल बन के इस तरह से बन जाते हैं राइबोसोम, जो कि प्रोटीन बनाने की इसे फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन मेकिंग मशीन कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको राइबोसोम भी समझ में आया होगा। अब आइए इसके कुछ रिलेटेड एमसीक्यू को बना लेते हैं। ठीक है, इसके फंक्शन में क्या लिखेंगे, बस फंक्शन में यही बता देना है जो चीजें यहाँ लिखा हुआ है कि टिनी सेल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन मेकिंग मशीन होता है, प्रोटीन बनाने में मशीन होती है। ये स्ट्रक्चर आरएनए के इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और कहीं ना कहीं प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। दो टाइप के होते हैं, 70S 80S। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं जो कि ईजी है, इसके बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं पूछता है, लेकिन इसके बारे में पूछता है, कभी कभी आना चाहिए आपको। ठीक है, अब एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बताइए कौन सा ऑर्गेनल्स को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, बेसिक है, न्यूक्लियस को कहते हैं, कि राइबोसोम को, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी बॉडी को। जाहिर सी बात है, पावर हाउस ऑफ द सेल अभी बताए थे हम, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, ऊर्जा का मुद्रा किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है डीएनए इज मोस्टली फाउंड इन द पार्ट ऑफ द सेल। डीएनए इज मोस्टली फाउंड, जो डीएनए होता है इज मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द सेल, कोशिका के किस पार्ट में मैक्सिमम डीएनए पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस में पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच बायोमॉलिक्यूल्स स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हम बताए थे ना कि बायोमॉलिक्यूल्स में जैसे आपका बात है न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन कौन स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, तो न्यूक्लिक एसिड करता है। और न्यूक्लिक एसिड यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। डीएनए जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और आरएनए जो होता है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आनुवंशिक जानकारी को जो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, वो आपका डीएनए होता है, ध्यान रखिएगा। 4 क्या कह रहा है, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फास्फोलिपिड का, कहीं पे है शुगर डीएनए, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन वाटर, बिल्कुल नहीं। लिपिड एंड प्रोटीन, जी हाँ फास्फोलिपिड का बना होता है, जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं, सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ध्यान रखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या, आप इसके महत्व को बताना है और इसके स्कोप को बताना है अच्छे तरीके से। सब पढ़ा चुके हैं, जाके देखिएगा। सिग्निफिकेंस और स्कोप आपको एक ही लिखना है, अच्छे से पढ़ा चुके हैं, पहला लेक्चर देखिएगा और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हाई इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है माइटोकॉन्ड्रिया का और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, ये भी आपको लिखना है, जो कि आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि शॉर्ट डिस्क्राइब बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करिए अच्छे तरीके से। खासकर इसमें जो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो 3 चीज आते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, और आपके मिनरल्स, आयंस, इसको जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम। सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम के आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन बताने हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा समझ में आया होगा और यही आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 खत्म भी होता है। बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हमारे साथ अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का बैच ज्वाइन कर लेना है। उदित फार्मेसी की ऐप पे आना है, उदित गूगल प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्सेज में जाइए, डी फार्म सेकेंड ईयर का बैच परचेज कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। चाहे आप आरजीपीबी से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, कहीं से भी हैं, आपको इस तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर कराया जाएगा इतनी इजी लैंग्वेज में कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही बार बेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक बार नहीं 3 बार आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आइए डेली लाइव क्लासेस स्टार्ट है, इस समय चलती रहती हैं, तो आप आइए ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स की प्राइस आप जाइए कोर्स में चेक कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी ये सेकेंड ईयर का स्टडी मटेरियल भी अगर आपको चाहिए, हर तरह की बुक भी अवेलेबल हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोथेरेपेटिक्स, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, सारी बुक आपके मतलब उदित फार्मेसी के ऐप पे अवेलेबल है। कोर्सेज में जाके आप इसको भी बाय कर सकते हैं सिर्फ 999 में। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ऐसे ही और लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। ये लेक्चर में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि आरजीपीबी का पेपर था, लेकिन अब आपको लेक्चर प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी दें। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो मेरा इंस्टा आईडी है aditya3.official, इसको फॉलो कर सकते हैं। और उदित फार्मेसी का है, उदित फार्मेसी जो इंस्टा आईडी है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, और अपनी क्यूरी को भी आप वहाँ सेंड कर सकते हैं, फ्री टाइम में जरूर रिप्लाई देंगे। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, आई लव यू।